नमस्कार। लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। प्लास्टिक सर्जरी का अपना एक अलग जहां महत्व है आजकल, और लोग जो हैं आज इसे एक स्टेटस सिंबल या यूं कह लो कि अपना एक आयु को छुपाने के लिए या कुछ विशेष शरीर के कुछ विशेष स्थानों को छुपाने या उनको कम ज़्यादा करने या फिर इस प्रकार से कुछ चीज़ों को सुंदर दिखने के लिए या इस प्रकार से इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। लेकिन इसका जो है शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और ये अस्तित्व में कैसे आई या फिर इसका महत्व कैसे लोगों के सामने आया या कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया और इसकी देन किस भूमि से हुई है शुरू, यानी कि किस भूमि पे इसका जन्म हुआ प्लास्टिक सर्जरी का, तो यहाँ आज हम बात करेंगे। तो एक पुस्तक मेरे हाथ में है, तो उसका उदाहरण अगर मैं दूं तो उस पुस्तक में जो बताया गया है, जो दर्ज है इतिहास, तो उस ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अगर हम यहाँ बात करें तो उसमें जो उदय हुआ प्लास्टिक सर्जरी का वो भारत में हुआ, और भारत में भी किस प्रकार से हुआ वो तो यहाँ हम नहीं बता सकते क्योंकि वो तो प्राचीन काल में ही हो चुका था। लेकिन वो अस्तित्व में कैसे आया और आम लोगों के बीच में वो कैसे पहुँचा या किस प्रकार से उसका प्रचार हुआ और कैसे उसको उन लोगों ने अपना नाम दिया, यानी कि अपना ठप्पा लगाया उस पर कि ये हमने इसको इसका आविष्कार किया है, और कैसे वो पहचान में हुई इस चीज़ की, तो वो अगर हम यहाँ बताएं तो उसमें यह है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली एक अत्यंत विकसित पद्धति हुआ करती थी, और पश्चिम के इन डॉक्टर्स को जिनका अंदाज़ा भी नहीं था ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जैसी कठिन समझे जाने वाली शल्य क्रिया भारतीय सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे थे। यानी कि भारतीय जो है उस शल्य क्रिया को, उस प्लास्टिक सर्जरी को सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे थे। उसको लोग जो है एक साधारण से इलाज की तरह उसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो एक आश्चर्य बन गई उन लोगों के लिए जब उन्होंने देखा, कुछ विदेशी लोगों ने, कि ये तो बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है हमारे लिए। तो उन लोगों ने इस पर रिसर्च करनी शुरू की। तो अगर हम यह बताएं कि सन 1757 में अंग्रेज़ों ने प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल और उड़ीसा के बड़े भूभाग पर सत्ताएं कायम की थी 1757 में, और 1818 में अंग्रेज़ों का कब्जा लगभग पूरे देश में हो गया था। इस बीच के 61 वर्ष अंग्रेज़ों की कुटिल राजनीति और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के थे। तो 1818 में कब्जा पूरी तरह से भारत में अंग्रेज़ों ने कर लिया था, और वो फिर उसके बाद राजनीति खेलने लगे। तो इस दौरान उनको दो चीज़ों का पता लगा। भारत में अंग्रेज़ों को दो चीज़ों का मतलब महत्व पता चला, या उनको जानकारी हुई भारत में कुछ नई चीज़ों की। तो भारत में हैदर टिपू के साथ हुई लड़ाइयों में अंग्रेज़ों को दो नए आविष्कारों की जानकारी मिली। उनमें से जो लिखा गया है वो ये है, और इसको अंग्रेज़ों ने ही खुद लिखा है। तो युद्ध में उपयोग किया हुआ रॉकेट, पहले तो रॉकेट इस्तेमाल होते थे युद्ध में, तो उसके बारे में जानकारी मिली अंग्रेज़ों को। दूसरा था प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, जो अंग्रेज़ों को जानकारी लगी हाथ में। तो अंग्रेज़ों को प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिलने का इतिहास बड़ा ही रोचक है। अब ये जो प्लास्टिक सर्जरी हाथ में लगी उनके, कि एक नया आविष्कार उनको मिला अंग्रेज़ों को कि आखिर ये क्या चीज़ होती है और कैसे होती है, तो उसके बारे में बड़ी रोचक जानकारी यहाँ बताइए। तो अगर हम संक्षिप्त में इसको बात करें तो सन 1769 से 1799 तक 30 वर्षों के हैदर अली टीपू सुल्तान, यानी कि बाप और बेटे के अंग्रेज़ों में 4 बड़े युद्ध हुए, यानी बाप बेटे और अंग्रेज़ों के बीच में 4 युद्ध हुए। इनमें से एक युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से लड़ने वाला काओसजी नाम का मराठा सैनिक और 4 तेलुगु भाषी लोगों को टीपू सुल्तान की फौज ने पकड़ लिया। बाद में इन 5 लोगों की नाक काटकर टीपू के सैनिकों ने अंग्रेज़ों के पास भेज दिया। तो इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक अंग्रेज कमांडर को एक भारतीय व्यापारी के नाक पर कुछ निशान दिखे। तो वो भारतीय व्यापारी के नाक के ऊपर कुछ निशान दिखा उनको, अंग्रेज़ों को। तो कमांडर ने उनसे पूछा तो पता चला कि व्यापारी ने कुछ चरित्र के मामले में गलती की, इसलिए उसको नाक काटने की सज़ा मिली थी। लेकिन नाक काटने के बाद उस व्यापारी ने एक वैद्य जी के पास जाकर अपना नाक पहले जैसा करवा लिया, वापस उस नाक को उसने जुड़वा लिया उस व्यापारी ने। अंग्रेज को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। कमांडर ने उस कुम्हार जाति के वैद्य को बुलाया और कावसाजी और उसके साथ के 4 लोगों का नाक पहले जैसा करने के लिए कहा।
तो अंग्रेज कमांडर के सुनकर आश्चर्य हुआ। कमांडर ने उस कुम्हार जाति के वैद्य को बुलवाया और कावसाजी और उसके साथ के 4 लोगों को नाक जैसा पहले जैसा था वैसे करने के लिए कहा। तो क्योंकि वो जो वैद्य जी थे वो जाति के वैद्य कुम्हार जाति के थे और उन वैद्य साहब को बुलवाया उन्होंने अंग्रेजों ने और फिर उनसे बातचीत की। तो कमांडरों की आज्ञा से पुणे के पास के एक गांव में ये ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन के समय 2 अंग्रेज डॉक्टर्स भी उपस्थित हुए। इस ऑपरेशन के समय 2 अंग्रेज डॉक्टर भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनके नाम थे थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले। इन दोनों डॉक्टर्स ने उस अज्ञात मराठी वैद्य द्वारा किए हुए इस ऑपरेशन का विस्तृत समाचार मद्रास गजट में प्रकाशन के लिए भेजा। मद्रास गजट्स में प्रकाशन के लिए उस ऑपरेशन का लेखा जोखा भेजा। वह छपकर भी आया। विषय की नवीनतम एवं रोचकता को देखते हुए यह समाचार इंग्लैंड भी पहुंच गया। लंदन से प्रकाशित होने वाले जेंटलमैन नाम की पत्रिका ने इस समाचार को अगस्त 1794 के अंक में पुनः प्रकाशित किया। उसी गजट में जो प्रकाशित हुआ था उसको दोबारा से लंदन में जेंटलमैन नामक एक पत्रिका में दोबारा से उसको प्रकाशित किया। ये देखिए उनकी कितनी मतलब कि उत्सुकता थी जानने की कि आखिर ये क्या हो रहा है, और वो उसके लिए, क्योंकि उनके लिए एक चीज़ नई चीज़ थी, जबकि भारत में ये चीज़ सब चीज़ें आम थी और ये होता रहता था। तो इस समाचार के साथ ऑपरेशन के कुछ छायाचित्र भी दिए गए, यानी कि वो चित्रों के साथ छपी थी वो रिपोर्ट। तो जेंटलमैन में प्रकाशित स्टोरी से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड के जेसी कॉर्प नाम के सर्जन ने इसी पद्धति से 2 ऑपरेशन किए और उसी पद्धति को वहाँ उन्होंने अपनाया। फिर अंग्रेजों को और पश्चिम की विकसित संस्कृति को प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिली। इसके बाद ही पश्चिम को उस प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी मिली, यानी कि वो एक नकली सर्जरी जो होती है, प्लास्टिक सर्जरी यानी कि एक कृत्रिम सर्जरी होती है जिससे दोबारा अंगों को जोड़ दिया जाता है। तो उसके बारे में जानकारी मिली उनको। पहले विश्व युद्ध में इसी पद्धति से ऐसे ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर हुए और वे सफल भी रहे। इसके बाद जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया और जो सैनिक लड़ते थे और उनके जो अंग भंग होते थे तो उनको जोड़ने का काम होता गया और काफ़ी सफल भी हुए वो चीज़ें। तो असल में प्लास्टिक सर्जरी से पश्चिम जगत का परिचय इससे भी पुराना है और वह भी भारत की प्रेरणा से। तो एडविन स्मिथ पापीरस ने पश्चिमी लोगों के बीच प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले लिखा, ऐसा माना जाता है। लेकिन रोमन ग्रंथों में इस प्रकार के ऑपरेशन का जिक्र 1000 वर्ष पूर्व से मिलता है। रोमन ग्रंथों में इस ऑपरेशन का 1000 साल पहले से ही जिक्र मिलता है। अर्थात भारत में यह ऑपरेशंस इससे बहुत पहले हुए थे, यानी कि 1000 साल पहले अगर वहाँ छपा था रोमन्स में तो इसका मतलब यह है कि भारत में इससे भी पहले ऑपरेशन होते थे। तो आज से 2500 वर्ष पहले सुश्रुत नाम के शस्त्र वैद्य आयुर्वेद सर्जन ने इसकी पूरी जानकारी दी है। नाक के इस ऑपरेशन की पूरी विविध सुश्रुत के ग्रंथ में मिलती है और वो बताते हैं कि नाक के इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी सुश्रुत ग्रंथ में भी मिलती है। किसी विशिष्ट वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसे मरीज के नाक पर रखा जाता है। उस पत्ते को नाक के आकार का काटा जाता है। उसी नाक से गाल, माथा या फिर हाथ पैर जहाँ से भी सहजता से मिले वहाँ से उसकी चमड़ी निकाल ली जाती है। उस चमड़ी पर विशेष प्रकार की दवाइयों का लेपन किया जाता है। फिर उस चमड़ी को जहाँ लगाना है वहाँ बांधा जाता है। जहाँ से निकली हुई चमड़ी जहाँ से निकाली हुई है वहाँ की चमड़ी और जहाँ लगाना है वहाँ पर विशिष्ट दवाइयों का लेपन किया जाता है। साधारणतः 3 हफ्ते बाद दोनों जगहों पर नई चमड़ी निकल आती है, नई चमड़ी उगाती है और इस प्रकार से चमड़ी का प्रत्यारोपण सफल हो जाता है। इसी प्रकार से उस अज्ञात वैद्य ने कावसजी पर नाक के प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया। यह है वो ऑपरेशन की कहानी। तो नाक, कान और होठों को व्यवस्थित करने का तंत्र भारत में बहुत पहले से चला आ रहा था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक छेदे हुए कान में भारी गहने पहनने का रिवाज था। उसके वजन के कारण छेदी हुई जगह फटती थी। उसको ठीक करने के लिए गाल की चमड़ी निकालकर वहाँ लगाई जाती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रकार के ऑपरेशंस भारत में होते थे। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला तो इस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए मशहूर था। कांगड़ा शब्द की कान गड़ा उच्चारण से तैयार हुआ है, यानी कि कांगड़ा जो शब्द प्रचलन में आया है
वो भी कान में जो गढ़ा जाता है, कान को दोबारा से जो सिला जाता है, वो उसको लेकर के वो शब्द प्रचलित हुआ। डॉक्टर MC अलमस्त ने कांगड़ा मॉडल पर बहुत कुछ लिखा है। वे कांगड़ा के दीनानाथ कानगड़िया नाम के नाक कान के ऑपरेशंस करने वाले वैद्य थे। वैद्य से स्वयं जाकर मिले भी थे। इन वैद्य के अनुभव डॉक्टर अलमस्त जी ने लिख कर रखे हैं। सन 1404 तक की पीढ़ी की जानकारी रखने वाले ये कानगड़िया नाक और कान की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले कुशल वैद्य माने जाते हैं। तो ब्रिटिश शोधकर्ता सर अलेक्जेंडर कनिंगम 1814 से 1893 ने कांगड़ा की इस प्लास्टिक सर्जरी को बड़े विस्तार से लिखा है। अकबर के कार्यकाल में विधा नाम का एक वैद्य कांगड़ा में इस प्रकार के ऑपरेशंस करता था, ऐसा फारसी इतिहासकारों ने लिखा है। तो ये है उसका विवरण लेखा जोखा जो अकबर से भी पहले का, यानी कि यार हम फारसी की बात करें तो 1000 वर्ष पहले तक भी ये प्रचलन में था, और उसके बाद जब ये प्रचलन में आया है तो ये किस प्रकार से लिखा गया है। तो ये सुश्रुत की मृत्यु के लगभग 1100 वर्षों के बाद सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हो चुका था। और यह कालखंड 8वीं शताब्दी का है और किताबी सुसरुद नाम से सुश्रुत संहिता मध्य पूर्व में पढ़ी जाती थी। तो ये एक तरह से हम ये कहें कि जिस प्रकार से कहते हैं कि गणेश जी का अपना जो मूल जो सिर था, यानी कि गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा था वो काट दिया गया था, और उसके बाद जो उनको गणेश जी यानी कि गजानंद का यानी हाथी का जो सिर लगा दिया गया, हाथी के बच्चे का सिर जो लगा दिया गया उनके धड़ के ऊपर, तो वो इसी के आधार पर, इसी प्लास्टिक सर्जरी के आधार पर ही लगाया गया था। तो हम कहें कि सुश्रुत संहिता ही अगर को हम माने तो 1000 साल पहले का ये ज्ञान जो था, तो लेकिन उससे भी पहले कई हजारों लाखों वर्ष पहले भी ये प्रचलित थी प्लास्टिक सर्जरी, तो उसी के आधार पर ये लगाया गया था। और इसको हमें सिर्फ एक साहित्यिक, या फिर हम ये कहें कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक पौराणिक, या यूँ कह लो कि एक किस्से कहानियों में हम लेकर चलते हैं, लेकिन ये किस्से कहानियाँ नहीं है और ना ही ये इस तरह से कोई साहित्यिक चीज़ है। ये एक पौराणिक तथ्य है, पौराणिक सत्य है। और इसको यहाँ पर इसकी जो तथ्यात्मक, जो मैंने आपको पहले भी इस किताब का जो एक रिव्यू करके दिया था, तो उसके कुछ अंशों में से एक है। और ये जो है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं अंग्रेजी शासन के पहले और बाद में, तो ये है इसका चैप्टर। तो इस चैप्टर में इसको बताया गया है। इसके अलावा किस प्रकार से टीके विकसित हुए थे भारत में, प्रचलन में थे टीके, जो आजकल जैसे कि कोरोना का टीका लगा या कोई और टिटनेस का टीका या जो पोलियो का टीका या इस तरह के होते हैं, तो ये पहले से ही भारत में जो किस प्रकार से चिकित्सा पद्धति थी और उसके किस प्रकार से टीके विकसित किए गए थे और चलन में थे, और अंग्रेजों के टाइम पर भी ये विकसित हुए, जो मतलब चल ही रहे थे, ये टीकाकरण सारे होते थे। तो उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से समझाया है। और हो सकता इस प्रकार से और भी कई चीज़ें हैं इसमें, और जैसे नाव का उद्योग और किस प्रकार से उद्योग, तो ये इस किताब में काफ़ी समझाया गया है। तो ये प्रशांत पॉल की ये किताब है और विनाश पर्व के नाम से है, और आप इसको खरीद सकते हैं। और ये 250 रुपये की पुस्तक है, तो ज़्यादा महंगी भी किताब नहीं है। और इसमें करीब 280 पेज की किताब है, 282 पेज की ये किताब है। और इसमें काफ़ी जानकारियाँ हैं, इसमें बहुत ही अच्छी और सूचनात्मक है इसमें, और फैक्ट्स काफ़ी सारे दिए गए हैं, और उसके बारे में विस्तार से समझाए गए कई सारी चीज़ों को। और कुछ चीज़ें हैं हालांकि संक्षिप्त में समझाई है, लेकिन वो सटीक जानकारियाँ हैं और तथ्यात्मक है सारी चीज़ें, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही रचनात्मक चीज़ लिखी गई है उनके द्वारा, और काफ़ी मेहनत करके जुगाड़ करके की गई है। तो आप भी इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और विनाश पर्व को। और ये थी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर मेरी ये संक्षिप्त जानकारी। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले इसी प्रकार के जो वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।